हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स को स्टडी किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी करेंगे वो होगा एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि फिनोल खुद एसिड है, हमने कहा एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल। तो फिनोल्स का एसिडिक नेचर है, ये हम प्रूव करेंगे और साथ में उससे पहले रिएक्शंस में देखते हैं कि क्या फिनोल एसिडिक नेचर की वजह से एज एन एसिड भी बिहेव करता है समटाइम्स और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं फिनोल्स का विद एक्टिव मेटल्स, जैसा हमने अल्कोहल्स में रिएक्ट कराया था। तो आपको पता है एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो मेटालिक सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। और हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए यू हैव नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक पॉपअप एक्सपेरिमेंट है जो आपने पढ़ा हुआ है, उसकी वजह से हम चेक कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिनोल लेते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगाया और उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो कंपाउंड बन गया सोडियम फिनॉक्साइड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बैलेंस किया तो हमने दो फिनोल्स, दो सोडियम फिनॉक्साइड बने। हाइड्रोजन गैस, हमारा मेन मकसद है कि सर रिएक्शन हो गया है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है तो ये शो होता है कि फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर का है, यहाँ पे प्रूफ होता है। सेकेंड रिएक्शन भी देखते हैं, फिनोल्स रिएक्ट विद द एल्कलीज, यानी कि एक्वस बेस। पानी के अंदर जब आप किसी मेटल के ऑक्साइड को डालते हैं तो वो एल्कलीज बन जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइक। अब याद कीजिए, आपने किया था कि अगर आप अल्कोहल्स को एक्वस बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि अल्कोहल्स जो हैं दे आर वीकर एसिड एज कंपेयर टू द वाटर। वाटर के मुकाबले अल्कोहल्स वीकर एसिड है, सिर्फ एक अल्कोहल को छोड़ के, वो था मिथेनॉल। याद है ये बात? अब क्या फिनोल्स रिएक्ट करेंगे? और अगर फिनोल्स रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिनोल्स की जो प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल से डिफरेंट हो जाएगी। अब जब रिएक्शन देखा गया तो फिनोल्स ने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके बनाया सोडियम फिनॉक्साइड अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या पता लगा कि अल्कोहल्स ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं एक्वस एल्कलीज के साथ, क्योंकि अल्कोहल जो है दे आर वीकर एसिड देन वाटर। बट फिनोल्स as shown these reaction, it means phenols are more acidic in nature as compared to the water. वाटर के मुकाबले फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अल्कोहल्स में जो वाटर है, ये जो एक्वस है ना, ये वाटर है, वो H पॉजिटिव आयन देने नहीं देता अल्कोहल को, खुद दे देता था। लेकिन यहाँ पे जो फिनोल है वो वाटर को पार्टिसिपेट नहीं करवा रहा है, वो अपना H पॉजिटिव आयन देगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा और यहां से OH आके वाटर की फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे और सोडियम एल्कोक्साइड जाके बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी। ठीक है जी। तो यहां से क्या शो हुआ, दैट अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स, ये आपको बताया था पुत्र। और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होंगे आपका वाटर मॉलिक्यूल और वाटर से ज्यादा एसिडिक है आपका फिनोल मॉलिक्यूल। इसको आप चेक भी कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द Ka वैल्यू। याद है ना, Ka वैल्यू, जितना Ka वैल्यू ज्यादा होता है आपका कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और इसको हम pKa वैल्यू से भी कैलकुलेट करते हैं। pK वैल्यू जितनी कम होगी आपका एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये कैसे पता करते हैं? याद कीजिए, +1 के अंदर आपके पास K और pK वैल्यू का केमिकल इक्विलिब्रियम में चैप्टर में है, ठीक है। तो वहां पे आप Ka और pK वैल्यू चेक करते हैं, जहां पे आपको पता लगता है कि अब एक्सपेरिमेंटली अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एक्सपेरिमेंटली इन सबको कर करके, कैलकुलेट कर करके भी पाया गया है। और रिएक्शन बेस पे भी हमने देखा दैट फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स। और अल्कोहल में एक एक्सेप्शन था, आपको याद हो, मिथेनॉल। तो मतलब थर्ड रिएक्शन में देखा गया कि अगर फिनोल्स को वाटर में मिलाया जाए तो अगेन H पॉजिटिव आयन देगा और साथ में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा या फिनॉक्साइड आयन बनेगा अगर H पॉजिटिव आयन देगा। कैसे? देखो, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर will dissociate to give us phenoxide ion plus H positive ion. So due to the presence of H positive ion, it turns blue litmus into red. Blue litmus into red. तो कोई भी कार्बोजेलिक एसिड हो, भैया कार्बोजेलिक एसिड खुद स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कोई भी कार्बोजेलिक एसिड हो वो किसी भी तरह के फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा।
फिनोल्स वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है और वाटर एल्कोहल्स के, एक एक्सेप्शन है मिथेनॉल, मिथेनॉल वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एंड एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स। प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा। तो उत्तर क्वेश्चन ये शुरू हुआ कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स तो हमें समझ में आती है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि फिनोल खुद, जो कि बेंजीन रिंग के लगे होने की वजह से, कॉन्जुगेशन होने की वजह से, यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है ना। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस है, देन यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे रेजोनेंस है और फिनोल खुद स्टेबल है, लेकिन वो फिर भी एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो यानी कि H पॉजिटिव आयन देके वो फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। अब क्वेश्चन ये नहीं समझ में आ रहा कि सर दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और डेफिनेटली अगर फिनॉक्साइड आयन बन रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि सर फिनोल से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है और किस बेस पे है। तो पहले हम वो समझते हैं, फिर देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, दैट्स व्हाई फिनोल शोज एसिडिक कैरेक्टर। तो फिनोल का रेजोनेंस आप सबको आता है पुत्र, तो फिनोल्स के अंदर रेजोनेंस की वजह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और आपको पता है पहला क्राइटेरिया होता है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम फिनॉक्साइड आयन के भी देख लें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तो जब फिनॉक्साइड आयन के भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो हमें क्या मिला कि फिनॉक्साइड आयन के भी 5 रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, यहाँ पे ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन ने ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अगले कार्बन को शिफ्ट कर दिया, वहां से अगले केस के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन में चले गए, तो अल्टीमेटली ये वाले यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये वाले कार्बन ने कहा कि भैया मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इस कार्बन को कहेगा बॉन्ड बनाओ, और ये कार्बन फिर से नाराज होएगा, ये कहेगा मेरे ऊपर 5 बॉन्ड नहीं बनने, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस तरीके से अल्टीमेटली ये कार्बन कहेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बॉन्ड बना लीजिए, ये कार्बन कहेगा पहले ही बॉन्ड बन रहा तो ऑक्सीजन अपना वापस ले, और जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिए थे फॉर रेजोनेंस तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, किसमें, फिनोल में। टोटल कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। अच्छा, फिर हमने फिनॉक्साइड आयन दिखाया, फिनॉक्साइड आयन के पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन से लिया था, वो वाला इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के शो किए थे ये और ये, वो हम नहीं शो कर रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अगले कार्बन को दिया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन का ही नेगेटिव चार्ज आगे डिस्पर्स होने के लिए गया हुआ है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद उत्तर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे और कार्बन इस ऑक्सीजन से लिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा। तो अगर आप दोबारा से देखें फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्राइटेरिया कि भैया जिसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो वाला क्राइटेरिया स्टेबिलिटी का यहाँ नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। तो सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यानी कि डीलोकलाइज हो रहा है। तो लिख दो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सर फिनॉक्साइड आयन के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है पुत्र? क्या इसमें भी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है? नहीं सर, पॉजिटिव चार्ज वही है, नेगेटिव चार्ज सिर्फ सेपरेट हो रहा है, अलग अलग पोजीशन पे डीलोकलाइज हो गए। सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है पुत्र? सेपरेशन ऑफ चार्ज। ये पॉइंट समझ में आया? तो अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो उसके मुकाबले डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट जो है दैट हैज अ मोर इंपॉर्टेंस फॉर स्टेबिलिटी। तो यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है पुत्र, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है सॉरी, और यहां पे सिर्फ चार्ज सेपरेट हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो और नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गए दोबारा से आ रहा है, यही हो रहा है पुत्र। तो इन दोनों के केस में मैं फिर कह रहा हूं सेपरेशन ऑफ चार्ज और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के केस के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज जीत जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। तो भैया इसलिए प्रेफर होता है फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन होना बाय रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो कौन होंगे? एसिडिक नेचर।
तो पुत्र अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स पे। फिनोल के ऊपर लेट्स सपोज कर लीजिए किसी भी ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन के ऊपर, यानी कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ पोजीशन के ऊपर आपने कोई हैलोजन लगाया विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, हैलोजन लगाया, कोई भी ग्रुप लगाया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं, सपोज NO2 ग्रुप, साइनाइड, क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे वो शो करते हैं -I या -M इफेक्ट। -I इफेक्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और M इफेक्ट होगा ड्यू टू द शोन ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। और अगर इंडक्टिव और मेसोमेरिक में कंपटीशन कराना हो तो हमेशा मेसोमेरिक जीतता है, याद रखिए, हमेशा मेसोमेरिक जीत जाता है, एक्सेप्ट एक केस में जब आप क्लोरीन लगाते हो, ठीक है सर, देखेंगे आगे आगे। तो अब यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बना पुत्र। अब इस एक्स ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ किए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल थी उसको डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बड़ा इजीली चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव में, और अल्टीमेटली हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, एंड इट इज मोर प्रोमिनेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अच्छा जी, अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, खुद एल्कोहलिक ग्रुप जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो शो करेंगे +I और +M इफेक्ट, +I और +M इफेक्ट। इनको पढ़िएगा जाके, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट क्लास +1 के हैं। अगर ऐसा है तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है फिनॉक्साइड आयन के ऊपर, और आपने ऐसा ग्रुप लगाया जो फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो भैया ऑक्सीजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और वो भी प्रोमिनेंट होगा मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। क्वेश्चन है पुत्र, फिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, अब आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए जल्दी से। तो पुत्र आपके पास था ये 4 ग्रुप, अब इन चारों ग्रुप में एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप आया था, तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेफिनेटली ये इंक्रीज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, और अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ये मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव -I और -M दोनों शो करता है पुत्र, तो वो तो टेंशन है ही नहीं, बट चलो फिर भी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, कौन सा पहले करेगा? सर ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इफेक्ट होता है, हमने पढ़ा था अभी, तो या तो ऑर्थो आएगा या पैरा आएगा। लेकिन ऑर्थो और पैरा के अंदर एक और दिक्कत है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देखिए ध्यान से, ये शो करता है पुत्र हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर, ये वाली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन जो है वो अपने फिनोल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, साथ में NO2 के ऑक्सीजन से भी जुड़ गया बाय वीक बॉन्ड कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इसको जाने नहीं देगा। अब जाने नहीं देगा तो भैया फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे शो करेगा? सो बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी कैन से इन दिस केस पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, देन मेटा नाइट्रोफिनोल, और फाइनली आएगा हमारे पास फिनोल। क्लियर हो गया पुत्र? अगला क्वेश्चन अगेन फाइंड कीजिए फिनोल, ऑर्थोग्रिजोल, मेटाग्रिजोल और पैराग्रिजोल का एसिडिक स्ट्रेंथ। अब पुत्र जो CH3 ग्रुप है वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो +I या +M इफेक्ट शो करेगा, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज ज्यादा कहाँ करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा किसकी? जनरली पैरा की, बट फिर भी हम ले लेते हैं कि D और B का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इससे ज्यादा होगा मेटा वाले का, क्योंकि इसके इफेक्ट कम हुआ होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ होगा हमारा फिनोल, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह का अभी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा। क्लियर हो गया जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल के आपने पैरा पोजीशन, सारे पैरा पोजीशन पे लगाए हैं, एक पे मिथाइल ग्रुप, एक पे मिथॉक्सी ग्रुप, एक बार NO2 ग्रुप, एक बार क्लोरीन लगाया। अब आप बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ जल्दी से। अब आपको सबसे पहले चेक करना है इसके अंदर कौन मेसोमेरिक कौन इंडक्टिव, यानी कि -I, +I या -M और +M दिखा रहा है। ये पुत्र इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ये +I दिखाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है लेकिन साथ में रेजोनेंस शो करता है, +M दिखाएगा। अच्छा, ये NO2 ग्रुप अगेन रेजोनेंस शो कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो -M शो करेगा। यहाँ पे क्लोरीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और ये रेजोनेंस भी शो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसका ज्यादा है तो ये -I शो कर रहा है। और जब कभी भी, मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, और जब कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कंपैरिजन होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट जीत जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो उस हिसाब से इन दोनों इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करके एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज कर देना है। उल्टा बोल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इसमें कम करेंगे। यानी कि देसी भाषा में सर ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। क्यों सर? विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है पुत्र, बोलने में शायद मैं जल्दी से गलती बोल गया हूँ, अब आप देख लीजिए। और ये दोनों इफेक्ट जो हैं, ये दोनों क्या करेंगे पुत्र? ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे दोस्तों? डिक्रीज करेंगे। क्यों सर? प्लस आई और प्लस सम इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अरे इलेक्ट्रॉन देते हैं, बताया मैंने, लोन पे इलेक्ट्रॉन जिन पे हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं किसके ऊपर? फिनॉक्साइड के ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल हो जाता है, इसलिए तो वो बनता नहीं है। ठीक है जी। अब इस हिसाब से सर ये दो ज्यादा एसिडिक होंगे। अब इन दोनों में भी कौन? मीजोमेरिक वाला, यानी कि सर सी वाला ज्यादा एसिडिक है देन डी वाला। अब इन दोनों में देखें पुत्र, अब इन दोनों में भी सेम रीजन, एक इंडक्टिव है एक मीजोमेरिक है, कौन जीतेगा? मीजोमेरिक इफेक्ट। सो सी डी बी ए, सो दिस कुड बी योर फाइनल आंसर।